नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स, आज से हम हमारे एक नए चैप्टर अध्याय 9 को आरंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है किरण प्रकाश की। जिसका पार्ट 1 आज पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे तारों का चमकना। सामान्य रूप से हम इन घटनाओं को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत सारी घटनाएं हमने जीवन में देखी हैं। छाया का बनना, इंद्रधनुष का बनना और दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, ये सारी घटनाएं बड़ी आश्चर्यजनक हैं। या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वे उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यदि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ रही है तो ये पूरी की पूरी प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए ये समतल दर्पण है Mn, इस पर जो किरण पड़ती है, आपतित होती है, जो पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और ये इससे परावर्तित होती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये बीच में आपतन बिंदु पर OC अभिलंब है। तब इसके 2 नियम होते हैं। ये जो कोण है ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और परावर्तित किरण ये है OB। परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। I = R। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हुई। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दिख रहे हैं आपको, एक ही समतल में होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये 2 परावर्तन के नियम आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। अब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। देखिए, कांच की यदि एक बॉल हो और उसके ऊपरी हिस्से को हम काट दें, एक खोखली बाल है, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए रबर की बाल है, रबर की बाल को ऊपर से काटेंगे तो एक कटोरी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से कांच की एक बॉल हो, उसको ऊपर से आप कट कर दें, किसी भी साइड से आप कट कर दें तो आपको उथली एक कटोरी मिल जाएगी। उस कटोरी के एक सिरे पर यदि पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो दूसरा सिरा यानी दूसरा सरफेस, दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उनको गोलीय दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिला 2 तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ या अंदर की ओर वक्रित होता है। आपने एक स्पून को देखा है, स्पून का गहरा जो क्षेत्र रहता है, जो दबा हुआ क्षेत्र है, उससे यदि परावर्तन हो रहा है तो वो अवतल है, और उभरे हुए पृष्ठ से यदि परावर्तन हो रहा है तो वो उत्तल है। ये देखिए, अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तन इस तरफ से होता है, इस सरफेस से होता है, परावर्तन इस सरफेस से, और यहां पर पॉलिश रहती है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी परावर्तन उभरे हुए सतह से होगा। ये इसका परावर्तक पृष्ठ ये नहीं है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। यहां से प्रकाश की किरण आएगी और यहां चली जाएगी। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, उभरे हुए पृष्ठ से। गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, यदि उस पर हाथ फेर कर देखें, आप हाथ घुमाएं तो आपको उठा हुआ हिस्सा दिखेगा, उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा, तो वो उत्तल दर्पण है। और टार्च की कटोरी जो अंदर होती है वो गहरे हुए सतह से परावर्तन होता है, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, यानी पॉलिश उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, वो अवतल दर्पण है। जैसे इस स्पून को आप देखें, इस चम्मच को देखें, तो ये जो साइड है, ये यदि परावर्तन दबी हुई सतह से हो रहा है और पॉलिश उभरी हुई सतह पर है तो ये क्या है? ये अवतल दर्पण है।
ये कॉनकेव साइड है इसकी, स्पून की, इसको कहते हैं अवतल। इस प्रकार का दर्पण जिसमें गहरी हुई सतह से परावर्तन होता है, और ये जो इसकी उभरी हुई सतह है ये कॉन्वेक्स साइड है, इसको हम कहते हैं उत्तल। तो उत्तल दर्पण यानी परावर्तन उभरी हुई सतह से हो, उठा हुआ हो दर्पण, ये उत्तल कहलाता है, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। अब हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें आपको नियम समझने से पहले प्रतिबिंब रचना के गोलीय दर्पण में कुछ चीजों की परिभाषा समझनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो यहां ये अवतल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, और ये उत्तल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है। सबसे पहले यहां जो पॉइंट रहता है इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, उसको कहते हैं ध्रुव। अभी आप पहले इनके नाम समझ लें, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे। सी कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। ये एक गोला है, इस गोले से इसको काटा गया है दर्पण को, तो इस गोले के केंद्र को, जिसका दर्पण एक भाग है, उसको कहते हैं इसका वक्रता केंद्र। XY दर्पण का द्वारक होता है। ये वृत्ताकार जो सीमा होती है दर्पण की, दर्पण यदि ऐसा रखा होगा तो उसकी वृत्ताकार सीमा होगी, उस सीमा के व्यास को, वृत्ताकार सीमा के व्यास को हम कहते हैं उसका द्वारक, एपार्चर। PC मुख्य अक्ष है, P और C को मिलाकर जाने वाली रेखा ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, और PC ही वक्रता त्रिज्या है। P और C को मिलाने वाली रेखा जो आगे तक जाएगी वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे एक्स अक्ष को हम मानते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R। यानी उस गोले की त्रिज्या जिसमें से काट के इन दर्पणों को बनाया गया है वो कहलाती है उसकी वक्रता त्रिज्या। अब इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, परिभाषा। ये जो हमने उत्तल और अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु अभी पढ़े, तो दर्पण का ध्रुव मैंने क्या बताया, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो बीच का बिंदु होता है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में से पोल कहते हैं, इसलिए P से इसको शो करते हैं। दूसरा दर्पण का द्वारक, जो कि XY आपको इन दोनों दर्पणों में दिख रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तीसरा वक्रता केंद्र C, मैंने अभी आपको बताया, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग है, यानी जिसमें से काट के दर्पण को बनाया गया है। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यहां से लेके यहां तक की दूरी, P से लेके C तक की दूरी, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये कैपिटल R होती है, लिहाजा PC बराबर क्या होगा, R होगा। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाकर रेखा जाती है ये अक्ष माना जाता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश है। फोकस को किस तरह से परिभाषित करते हैं, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, PC, ये जो रेखा जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या हम यूं कहें, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ ये है, इस तरफ वाला ये परावर्तक पृष्ठ है और पॉलिश अंदर की सतह पर है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, ये पीछे बढ़ाने पर यहां मिलेंगी एक पॉइंट पर, इसको कहते हैं फोकस। तो अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, उत्तल दर्पण में ये यहां से आती प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और ये फैलाता है, एक बिंदु से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें फैलती हैं। तो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की बात है। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा हुई।
हम इसको पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस दाहिने हाथ तरफ होता है और उत्तल दर्पण का फोकस बाएं हाथ तरफ पर होता है। इसी आधार पर इसकी फोकस दूरी निर्धारित होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को उसकी फोकस दूरी कहते हैं। एक बात याद रखें, F बराबर होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूं कहें कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम इसको लिख सकते हैं R=2f। ये सवालों में बहुत काम आती है, न्यूमेरिकल जवाब। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं। ये मैं बात कर रहा था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। जब तक हम ये 4 नियम नहीं समझेंगे, हमें प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना नहीं आएगा। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसके लिए नियम है, और इन नियमों में से केवल 2 किरणों को हमें लेना पर्याप्त होता है। पहला नियम देखिएगा, अभी आपने परिभाषा पढ़ी है फोकस की, यह अवतल दर्पण है। ये रेड कलर से मैंने इसका पॉलिश शो कर दिया है, ये कलई है इस पर, और ये इसका परावर्तित पृष्ठ है। पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती प्रतीत होती है। ये देखिए उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से आती प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है और ये अवतल दर्पण का है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के बाद ऐसी जाएगी, लेकिन आती प्रतीत होती है फोकस से। तो ये पहला नियम है। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, किसमें? अवतल दर्पण में, या फोकस से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम इसी पहले नियम का उल्टा है। जो किरण मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण में और मुख्य फोकस की दिशा में उत्तल दर्पण में, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए पहले नियम में हमने पढ़ा था कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से जाती है, अब जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहां फोकस की दिशा में ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये फोकस है फोकस की दिशा में, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है उत्तल दर्पण में, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र की ओर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। देखिए अवतल दर्पण में हम पहले देखते हैं, ये वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित हो रही है तो ये परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगी। यहां उत्तल दर्पण में ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम ये है कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तिर्यक रूप से आपतित होती है, वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हुई तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हुए सीधी सीधी परावर्तित हो जाएगी। पी पर यदि ये आएगी, ये पी है ध्रुव पर, तो ये इस तरफ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। यहां ये आपतन कोण बनेगा आई और यहां बनेगा परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होंगे। यानी परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब हम उत्तल दर्पण में देखते हैं, कॉन्वेक्स में देखते हैं। ये देखिए पी पर आएगी तो ये परावर्तन के बाद ऐसी चली जाएगी। ये प्रतिबिंब रचना के 4 नियम हैं। किसी भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणें लेना है, 2 नियमों का उपयोग करना है। परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या जिस बिंदु पर मिलेंगी या पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को समझ लेते हैं, क्या है, इमेज क्या है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन को हम आगे पढ़ेंगे, मिलती हैं या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है पीछे बढ़ाने पर,
तो उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल 2 किरणों का लेना पर्याप्त होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के बाद वो एक दूसरे को काटें किसी बिंदु पर या एक बिंदु पर मिले, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पर आप ले सकते हैं। अवतल दर्पण में 5 इमेज वास्तविक बनती हैं, केवल एक कंडीशन में इमेज आभासी बनती है, जो कि दर्पण के अंदर बनती है, वो हम आगे बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज है। ये सीधा बनता है हमेशा वस्तु के सापेक्ष और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक और आभासी का पहचान ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब हम चिन्ह परिपाटी इसकी समझ लेते हैं। आप जब आंकित प्रश्न करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने अक्ष पढ़े हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में बीच में मूल बिंदु होता है और दाईं ओर पॉजिटिव एक्सिस होता है और बाईं ओर निगेटिव होता है। वाई अक्ष में ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। इसी तरह का चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण की गणित में है। पहली बात, बिंब या वस्तु सदैव बाईं तरफ रखी जाती है। आप दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दर्पण पर प्रकाश इस बाईं तरफ से, आपतित प्रकाश की दिशा है, ये बाईं तरफ से डाला जाता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी, मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो इस ध्रुव P से नापी जाती हैं। ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। अब देखिए, इस तरफ आप जितनी दूरियां नापेंगे, वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी u, ये अवतल दर्पण के सामने ऋणात्मक होगी। इस तरफ प्रतिबिंब मान लो बनना है तो यहां नापेंगे आप P से तो ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर नापेंगे तो ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, नीचे नापेंगे तो निगेटिव होगा। तो ध्रुव से नापते हैं। मूल बिंदु P के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक इस तरफ और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। यही कारण है अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ आती है तो ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ आता है तो वो धनात्मक होती है फोकस दूरी। देखिए, वस्तु की दूरी को हम दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, u लेटर से, और प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक होगा और आभासी के लिए v धनात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जितने बनेंगे वो इस तरफ बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो ये इस तरफ क्या है दूरी, P मूल बिंदु है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है, यानी ये ऋणात्मक आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। यहां जैसे छठी स्थिति में बना था तो भी उसके लिए क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जैसा कि मैंने बताया इस तरफ फोकस होता है उसका, तो यहां जो फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी, ऋण आएगी। यदि कैपिटल F यहां है तो PF की वैल्यू क्या होगी, ऋण होगी। और यहां फोकस होता है उत्तल दर्पण का तो वो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। अब हम करेंगे एक डेरिवेशन जो कि है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। स्मॉल f और कैपिटल R में जो संबंध होता है f = r/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण को लिया, ये अवतल दर्पण है MPN, ठीक है। इस MPN का ये P ध्रुव है और F फोकस है। हम ये मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण AB आती है। आप नियमों को समझ चुके हैं। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। फोकस F से ये प्रकाश की किरण जाती है। यदि हम इस C और B को मिलाएं तो BC इस आपतन बिंदु B पर अभिलंब कहलाता है। अब आप परावर्तन के नियम को समझ चुके हैं। परावर्तन के नियम में हम पहला नियम ये कहते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला हमारा एक समीकरण आएगा परावर्तन के नियम से, वो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कहाँ बन रहा है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, आपतन कोण। तो इसका नाम होगा ABC। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण, ये वाली किरण टकरा के परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है, यानी ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या बन रहा है, CBF। तो हम ये परावर्तन कोण लिख देंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हमने दोनों को थीटा से शो किया है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने 9th में एक प्रमेय पढ़ी है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा मिलाती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आप यहां ये कोण देखिए ABC, ये वाला कोण, और ये कोण देखिए BCF। जहां पर कोण बनता है उस लेटर को हम बीच में करते हैं BCF, तो C पॉइंट पर बन रहा है। ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। AB और PC एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं, और BC इनको मिलाती है। तो एकांतर कोण हमारे बराबर होंगे। एकांतर कोण आपने समझ लिया ABC और BCF। ये हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। अब हम समीकरण 1 और 2 के LHS को देखें तो ये ABC है और ये भी ABC है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये वाला CBF और BCF भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं एंगल CBF, ये वाला एंगल, बराबर एंगल BCF, ये वाला एंगल। CBF और CBF ये एंगल और BCF ये एंगल, दोनों बराबर होंगे। अब आपने 10th में एक प्रमेय और पढ़ी है, यदि किसी त्रिभुज में कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा ये BF और इस कोण के सामने की भुजा ये CF, ये दोनों बराबर होंगी। यानी हम लिख सकते हैं CF बराबर BF। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3rd। इसका कारण यहां लिखेंगे हम, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं हैं। ये आ गया CF और BF। अब देखिए, ये दर्पण लगभग फ्लैट हो, यदि इसका द्वारक छोटा हो, ये MN द्वारक कहलाता है, हल्का सा ये जर्क हो इसमें, ये बिल्कुल फ्लैट हो, तो ये जो B पॉइंट है ये P पॉइंट से संपाती होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि B पॉइंट P के बहुत करीब हो, समीप हो, या द्वारक छोटा हो, तो ये बराबर हो जाएंगे। PF और BF, इस लाइन को यदि सीधी करके देखें तो जरा सी बाहर जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं द्वारक छोटा हो तो BF जो है वो PF के बराबर होगा। तो हम PF को बराबर BF लिख देंगे। तो यहां जो समीकरण 3 में ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, PF। तो हम समीकरण 3 और 4 से लिख सकते हैं PF बराबर CF। इसकी जगह हमने PF लिख दिया। ये PF और CF बराबर आ गई। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में हम PF को जोड़ देंगे। अब तक जो हमने किया वो ये था, हमने परावर्तन के नियम से पहला समीकरण बनाया, दूसरे नियम में एकांतर कोण को बराबर किया, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए, तो हमारे दो कोण बराबर आ गए, दो कोणों के सामने की भुजाएं बराबर हो गई। फिर हमने दर्पण का द्वारक छोटा हो तो PF को BF के बराबर लिखा और इस BF की जगह PF को लिख दिया। तो PF इक्वल टू क्या आ गया, CF आ गया। अब इन दोनों पक्षों में हम PF जोड़ देंगे। तो इस इक्वेशन में जब हम PF जोड़ेंगे तो PF प्लस PF और CF प्लस PF। अब आप इस डायग्राम को देखिए, PF और PF ये तो 2PF हो जाएगा। CF में यदि PF को हम जोड़ें तो ये क्या बन जाएगी, ये PC बन जाएगी। ये क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, ये तो 2PF हो गया और CF यहां से लेके यहां तक CF और ये PF, दोनों को जोड़ें तो क्या आएगी, PC। अब PF क्या है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है और माइनस स्मॉल f। और P से लेके C तक ये क्या है, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। आपने अभी इसको समझा है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये भी माइनस होगी क्योंकि ये इस तरफ है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई। जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। तो PC के स्थान पर हम -R रखेंगे और PF के स्थान पर -F रखेंगे। इस माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन F इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2। ये हमारा रिलेशन है। इससे ये प्रूफ हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
या हम यूं कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यह अवतल दर्पण से हमने किया। यदि गोलीय दर्पण से आता है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अवतल से करें चाहे उत्तल से करें, उत्तल से भी ये डेरिवेशन होता है। दर्पण समीकरण भी हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आज आपने जो कुछ पढ़ा है, अब आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है परावर्तन का क्या है, इसके नियम लिखिए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। ये दूसरा प्रश्न करना है। गोलीय दर्पण के अंतर्गत निम्नलिखित पदों को समझाइए। कौन कौन से जो डेफिनेशन आपने समझी है, ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, फोकस दूरी, ये सब बताइए। अवतल दर्पण के सामने ये 6 स्थितियां होती हैं, अपने शिक्षक से समझिएगा। ध्रुव और 10th में आपने पढ़ी है। ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखिए, उसके प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। थैंक यू वेरी मच।